हेलो दोस्तों, सिविलो हाली क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा पॉलिटी के वीडियो लेक्चर सीरीज का चौथा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने सोसाइटी से स्टेट का फॉर्मेशन, उसके बाद जितने इम्पोर्टेंट टर्म्स थे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, उनको हमने देखा। फिर हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी और पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोगों ने लिबर्टी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लिबर्टी या स्वतंत्रता। ठीक है, इन सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप व्हाट्सएप पर हम लोगों से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये नंबर या इन दोनों नंबरों पर आप संपर्क करके हमारे स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको क्लासेस के पीडीएफ भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है इक्वलिटी या समानता। ठीक है, अब इक्वलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इक्वलिटी होती क्या है। ठीक है, इक्वलिटी का बेसिक मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, या असमानता का अभाव। असमानता का अभाव, ये होती है हमारी समानता। अगर कोई सोसाइटी ऐसी है जहां पर इनइक्वलिटी नहीं है या जहां असमानता का अभाव है, तो उसको हम कहते हैं समानता। अब असमानता के बारे में अगर चर्चा करें तो असमानता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपका नेचुरल इनइक्वलिटी, या जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक असमानता। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है कृत्रिम या मानवजन्य असमानता, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इनइक्वलिटी। अब प्राकृतिक असमानता का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, ठीक है, मतलब यदि उस दिव्यांग कोई व्यक्ति है, ठीक है, या किसी एक्सीडेंट में या कहीं भी उसका अंग भंग हो गया है जिससे दिव्यांगता आ गई है, या कई लोग ऐसे जो जन्मजात रोगों से ग्रस्त रहते हैं या जेनेटिक डिजीज होती है उनको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक असमानता, जो कि ईश्वर ने ही बनाई। आर्टिफिशियल असमानता या कृत्रिम असमानता का मतलब होता है कि ऐसी असमानताएं जिसका निर्माण किसने किया है? समाज द्वारा निर्मित। जैसे कि भाई वर्ण व्यवस्था थी आपकी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके काम अलग अलग डिवाइड थे। या अगर हम बात करें तो आज भी जो है मेल और फीमेल, इनके काम जो है अलग अलग डिवाइड होते हैं कि भाई पुरुषों को ये काम करना चाहिए, महिलाओं को ये काम करना चाहिए। तो ये सारी जो असमानताएं हैं वो किसने बनाई हुई है? मानव ने बनाई हुई है या समाज ने बनाई हुई है। ठीक, तो ये दो प्रकार की असमानताएं हो गई। अब एक चीज समझिए कि ये प्राकृतिक असमानता जो है, इसको समाप्त कर पाना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये
फिर भी जैसे अब कुछ काम हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पैर चले गए हैं या आंखें नहीं है, तो ऑपरेशन के माध्यम से, मेडिकल साइंस के माध्यम से इन सब चीजों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक असमानताओं को पूरी तरीके से समाप्त कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो यहाँ जब हम इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे तो हमारा ये मतलब होगा कि ऐसी इनइक्वालिटीज को खत्म करना जो कि समाज द्वारा बनाई गई है, या आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो लिटरल टर्म में जो इक्वलिटी का मीनिंग होता है, ठीक है, ये होता है एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, या आपका कृत्रिम असमानताओं की समाप्ति, कृत्रिम असमानता की समाप्ति। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि सबसे अच्छी मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन है इक्वालिटी पढ़ते समय जो हमको मिलेगा। सभी लोग ये चाहते हैं कि समाज इक्वल रहे, ठीक है, समाज में समानता बनी रहे, लेकिन उतना ही सत्य ये भी है कि पूर्ण समानता, ठीक है, पूर्ण समानता संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी जो है ये संभव नहीं है। इसीलिए बेंथम जो एक दार्शनिक रहे, बेंथम ने कहा है कि इक्वलिटी जो है एक एनार्कियल मिथ है, एनार्कियल मिथ, या जिसे हम कहते हैं अराजकतापूर्ण मिथ्या। ठीक है, अराजकतापूर्ण मिथ्या। ठीक, तो अब यहां से हम लोग को समझ में आया कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी कैसी, जो हमारी इनइक्वलिटी कैसी, जो कृत्रिम असमानता की समाप्ति करे, वैसी इनइक्वलिटी। ठीक है, तो जब कृत्रिम असमानताएं समाप्त हो जाएंगी तब हम ये कहेंगे कि वो समाज समान हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक, जैसे आपका ये जो समाज द्वारा निर्मित असमानताएं हैं, इसी में अगर आप थोड़ा सा बढ़ जाएं, एक पॉइंट ये मिस हो गया था कि जैसे जाति के आधार पर, या कास्ट बेस्ड, या आपका जेंडर बेस्ड, ठीक है, या आपका कलर का डिवाइड है, ये सभी जो डिवाइड है या ये सभी जो इनइक्वालिटी है वो सब हमारी आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी में आती हैं, और इन्हें समाप्त करना प्रायोरिटी है, क्योंकि ये जो है ये समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ इक्वलिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि भाई पूरी तरीके से इक्वलिटी आएगी भी नहीं, और इक्वलिटी को लाना भी जरूरी है। तो आखिर वो कौन से एलिमेंट हैं कि जो अगर इंश्योर हो जाएं तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे समाज में इक्वलिटी आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जैसे जब सभ्यताओं का आरंभ हो रहा था, ठीक है, सभ्यता का आरंभ या स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन था, तो उस समय इक्वलिटी थी। आप अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो आप वहां पर ये भी देखेंगे कि जैसे महिलाओं को भी वेद पढ़ने के अधिकार थे। गार्गी, अपाला, घोषा जैसे कई जो है महिलाओं के नाम आप लोगों को मिलेंगे जिन्होंने वेद ऋचाओं तक की रचना की। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सभ्यता के आरंभ में, सभ्यता का आरंभ हुआ, उसके बाद आपका जो ये थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन जो हम लोग पहले क्लास में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और आपका जो मैटरनल पैटर्नल थ्योरीज थी,
इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो वहां से एक चीज आया कि राजा, किंग, या जो है जो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, और विथ इनकी पूरी फैमिली, ये क्या है, बाकी जनता से अलग है, जनता से अलग है, ठीक है। ये कंसेप्ट वहां बन गया। भाई राजा कौन है? राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन है? राजा के प्रतिनिधि हैं। और चूंकि मैटरनल पैटर्नल थ्योरी है, मतलब कि पुत्र के बाद पिता के बाद पुत्र का, या माता के बाद पुत्र या पुत्री का अधिकार, तो यहां से एक चीज आ गया कि ये सभी लोग जनता से अलग हैं, इसीलिए इनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाए या कुछ प्रिविलेज दिए जाए, ठीक है, प्रिविलेज। अब आप बताइए कि अगर भाई फैमिली का वर्चस्व या परिवारवाद यहां बढ़ जाएगा, ठीक है, परिवारवाद जैसे ही बढ़ा और इनको विशेषाधिकार मिले हैं, वैसे ही क्या होगा कि जो आम जनता के लिए जो अवसर हैं, आम जनता के लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे। भाई सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो, या उनका बेटी ये जो है अच्छे पोस्ट पर रहें, जीवन में सफल हों, और उसके साथ ही साथ उनके पास विशेषाधिकार भी हैं, तो वो अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करेंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो सामान्य जनता है उनके लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और यही जब कई 3-4 पीढ़ियों या 10 पीढ़ियों तक यही चीज लगातार बनी रहेगी, तो आम जनता और जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, ठीक है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, इनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से असमानता जो है यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया? तो अब जाहिर सी बात है कि अगर असमानता को कम करना है, ठीक है, अगर आपको असमानता को कम करना है, ठीक है, इसको अगर कम करना है तो इन दोनों ही चीजों को क्या करना पड़ेगा, इनकी स्थिति को थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है इनकी स्थिति को कम करना पड़ेगा, तभी तो इक्वलिटी आएगी। भाई यहां पर है, ये लेवल है जहां पर है आम जनता, और यहां पर है आपके फ्यूडल लॉर्ड्स, तो इनकी स्थिति को थोड़ा कम किया जाएगा और इनकी स्थिति को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, तब जाकर के ये इक्वलिटी की लाइन पहुंचेगी। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो यहां दो बातें आई कि सबसे पहले जो सामंतवादी वर्ग को जो विशेषाधिकार हैं, जो हमारे सामंत हैं या जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इनको जो विशेषाधिकार हैं, ठीक है, विशेषाधिकार ये खत्म कर दिए जाएं, और जो आम जनता है इसके लिए क्या किया जाए, सभी को समान अवसर दिए जाएं, सभी को समान अवसर, ठीक है। तो यहां दो चीजें आई कि भाई पहली बात क्या करेंगे कि लैक ऑफ प्रिविलेज, और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इससे क्या होगा, अगर लैक ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा तो सामंतों की स्थिति कम होगी और सभी को समान अवसर मिलेगा, तो आम जनता की स्थिति बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि समाज में समानता आ जाएगी। तो ये प्रिविलेज को कम करना, ये होता है निगेटिव एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, या समानता का नकारात्मक तत्व। और सभी को अवसर देना, भाई यहां क्या कर रहा है, ये यहां पर क्या किया जा रहा है, जो अधिकार है उनको कम किया जा रहा है। तो अधिकार को कम करना क्या हो जाता है, निगेटिव एलिमेंट, और यहां पर अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है। अभी तक अवसर नहीं था, अब अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका सकारात्मक तत्व, या यहां पर बढ़ने की बात होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी।
ठीक है, या सकारात्मक तत्व जिसे हम कहते हैं। तो यहां से हमको दो तत्व समझ में आए। कौन कौन सा? पहला तत्व यह है कि विशेषाधिकार का अभाव हो, विशेषाधिकार का अभाव या लैक ऑफ प्रिविलेज, और दूसरा है हमारा सभी को समान अवसर, या जिसे हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, ये दो हमारे क्या हैं? समानता के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। ठीक, क्या है सोर्सेस ऑफ इक्वलिटी? क्या है, कहां से जो है इक्वलिटी की बात आई? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि देखिए एंशियंट टाइम में चाहे ग्रीक, ठीक है, चाहे आपकी ग्रीक या आपकी मेसोपोटामिया कोई भी सभ्यता हो, या आपकी इंडिया की सिविलाइजेशन हो, हर जगह पर क्या था? आपका इक्वलिटी थी। ठीक है, इक्वलिटी थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उस समय थी, स्टेट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुआ था। ठीक है, स्टेट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेडुअल फेज आया। यहां पर क्या था? मेडुअल फेज कहीं भी आप देखेंगे तो किंगशिप, उसके बाद जो है आपका फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो इन चीजों के कारण क्या हुआ कि जिसका जमीन पर अधिकार वो जो है अन्य वर्गों से उच्च माना जाने लगा। ठीक है, आज भी गांव में देखिए, अगर आप भाई इनके 50 बीघा खेत है, ऐसे करके उनकी पहचान होती है, इनके 100 बीघा खेत है, ऐसे करके उनकी पहचान होती है। ठीक है, तो मेडुअल फेज में ये स्थिति थी, चाहे इंडिया हो चाहे यूरोप हो। लेकिन फिर आया रेनेसा। ठीक है, और इस रेनेसा के कारण भाई यूरोप में आपका पुनर्जागरण हुआ, फिर आपका इंडिया में भी पुनर्जागरण हुआ राजा राम मोहन राय के अंडर में। ठीक है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन सभी लोगों ने पुनर्जागरण या रेनेसा हुआ। प्लस इंडिया में हुआ आपका फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम। ठीक है, भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यूरोप में सोर्स क्या है इक्वलिटी का? रेनेसा या पुनर्जागरण। ठीक है, और उसके बाद जो प्रभावित रही आपकी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस प्लस अमेरिका की क्रांति, इन दोनों जगहों पर जो बेसिक था वो क्या था? इन दोनों जगहों पर जो स्वतंत्रता के जो लोग क्रांति कर रहे थे, वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे? इक्वलिटी। ठीक है भाई, फ्रांस का तो थीम ही था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इक्वलिटी यहां से आई। इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल और पुनर्जागरण के फलस्वरूप समानता आया, और इसको भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में समानता के अधिकारों को क्या किया गया? समाहित किया गया, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, या समानता के अधिकार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। तो यहां से हम लोग को समझ में आया कि यूरोप के लिए स्रोत क्या था? प्रारंभिक स्रोत था आपका जो है पुनर्जागरण, उसके बाद फ्रांस और अमेरिका की क्रांति। भारत के लिए क्या था? प्रारंभिक स्रोत पुनर्जागरण, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और जो हमारा संविधान है आर्टिकल 14 से लेकर के
आर्टिकल 18 तक जो बात करता है मूल अधिकारों में समानता के अधिकार का, तो यहां से भारत में आया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका सोशल या सामाजिक इक्वलिटी, सामाजिक समानता। ठीक है, सामाजिक डायमेंशन हो गया समानता का। दूसरा आपका इकोनॉमिक या जो है आपका आर्थिक, और तीसरा आपका पॉलिटिकल या आपका राजनीतिक। ठीक है, तो अब यहां सामाजिक का क्या मतलब है कि समाज में सभी को अवसर मिले, समाज में सभी को अवसर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे ऐसा ना हो कि किसी को भाई मंदिर जाने से रोका जाए। ठीक है, कास्ट के बेस पर मंदिर जाने से रोकना, ये क्या है आपका सामाजिक असमानता है ये। ठीक है, या जो है कहीं भी मान लीजिए, पहले आप लोगों ने ठाकुर का कुआं एक कहानी है। ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो मतलब दलित बस्ती थी, वहां के लोग प्यास से मर गए, लेकिन ठाकुरों ने अपना जो है वो कुआं नहीं दिया। ये संभवतः प्रेमचंद्र की एक कहानी है। ठीक है, ठाकुर का कुआं। तो ऐसे हम लोगों को कहानियां सुनने को मिलती हैं इन सब चीजों में कि जो है अभी आप देखिए कि बहुत विवाद हुआ था कि जिस समय एक बिहार के मुख्यमंत्री थे मांझी साहब, जब वो जो है गए मंदिर में, तो उनके जाने के बाद गंगा जल से पूरा धुला गया। तो ये सब चीजें क्या शो करती हैं कि समाज में अब सभी को अवसर नहीं है, तो सामाजिक असमानता व्याप्त है। तो होना क्या चाहिए कि भाई समाज में सभी को अवसर मिले, रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स। ठीक है, फिर आपका जो ओरिजिन है, इन सब आधारों पर अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब आर्थिक असमानता, आर्थिक आयाम की बात करें तो ये है कि भाई सभी को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का सभी को क्या हो, अपॉर्चुनिटी हो। सभी को अपना आर्थिक विकास करने का पूर्ण स्वतंत्रता हो। ठीक है, आर्थिक विकास की पूर्ण स्वतंत्रता हो। ठीक है, पूर्ण अवसर प्राप्त हो कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार करना चाह रहा है या कोई भी जॉब लेना चाह रहा है, तो वहां पर क्या करे, वो उसको वो पूरा का पूरा कंप्लीट अवसर मिले कि वो चला जाए। ठीक है, देखिए ये भी इकोनॉमिक इक्वलिटी पूरी तरीके से नहीं हो सकती। रीजन क्या है भाई, कहीं ना कहीं अगर पूरा समाज इक्वल अवसर दे भी रहा है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे भी रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद व्यक्ति की जो व्यक्तिगत क्षमता होती है ना, व्यक्तिगत क्षमता, ठीक है, अर्न करने की, ये भी इसमें बहुत ज्यादा रोल निभाती है। लेकिन एटलीस्ट ये तो सिचुएशन हो कि ऐसा ना हो कि भाई कोई नौकरी करने जा रहा है तो केवल इसलिए कि उसका कास्ट अलग है या उसका रिलीजन अलग है, उसको नौकरी ना दी जाए, या कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो वो रोक दिया जाए, या बिजनेस पर एकाधिकार रोक दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सभी को अपना आर्थिक विकास करने का पूरा अवसर है। जैसे पुरोहित सिस्टम जो है हमारा, पुरोहित व्यवस्था, ठीक है, अब ये पुरोहित व्यवस्था क्या करती है कि पूजा के काम में एक ही जाति के लोगों का एकाधिकार स्थापित कर देती है। ठीक है, एकाधिकार स्थापित करती है। ठीक, तो ये ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे अगर पूजा कराने का काम केवल ब्राह्मण का हो गया, लड़ने का काम केवल अगर क्षत्रिय का हो गया, तो आर्मी में और कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम अपना
अगला डायमेंशन देखते हैं, जो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डायमेंशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे भाई अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ठीक है, कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, या जो है कोई वोट करना चाह रहा है, या कोई पार्टिसिपेशन लेना चाह रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपका, उसको इसकी अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी व्यक्ति को। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को वोट देने से, इसलिए जैसे 1921 तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है, या मतलब 19 इंडिया में ही 1921 तक में बहुत कम लोग की, मतलब वोटिंग का जो आधार था वो ऐसा नहीं था कि भाई आप 18 साल या 21 साल पार कर चुके हैं आप वोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था कि भाई अगर आप एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, आपका इतने लैंड हो आपके पास, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन एरिया का जो है आपके पास, मतलब टैक्स पे ही हो आप लैंड होल्डर हो, ठीक है, आप जो है मतलब एक लिमिट तक आप एजुकेटेड हो, इन सभी आधारों पर वोटिंग होती थी, ना कि ऐसा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, असमानता आ जाती थी, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये सब चीजें समाप्त हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सैद्धांतिक रूप से आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में बात की गई है किस चीज की, आपका राइट टू इक्वलिटी की, ठीक है। लेकिन अभी भी समाज के स्तर पर ये चीजें नहीं आई हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों का द्वंद्व यहीं से निकल करके आएगा। क्यों? अब जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के मन में उसकी सामाजिक स्थिति को लेकर के चीजें बनी हुई हैं। सोसाइटी है, सोसाइटी भी रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ठीक है, आपका जो है ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, ओरिजिन के आधार पर, इन सभी आधारों पर क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। और स्टेट क्या कहता है, स्टेट कहता है कि सभी जगह इक्वलिटी हो। तो इसीलिए जब स्टेट ये कहेगा कि सबरीमाला में महिलाएं भी जाएंगी, तो सोसाइटी उसका विरोध करेगी, ठीक है। जब स्टेट ये कहेगा कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, तो सोसाइटी उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। जब स्टेट ये कहेगा कि ट्रिपल तलाक खत्म हो जाए, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो सोसाइटी के लोग हैं वो क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, ठीक। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन है और स्टेट कह रहा है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दोनों में आपस में कंट्राडिक्टरी है। इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है कि जो हम लोगों ने यहां पढ़ा, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है कि आपका इक्वलिटी होनी भी चाहिए और जो है इसको पाना भी कठिन है, ठीक है, पाना कठिन है। तो अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम इक्वलिटी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, समानता को प्राप्त करने के उपाय। क्योंकि हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने देखा कि भाई इसे 100% या एब्सोल्यूट रूप से पाना क्या है, मतलब संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल है। लेकिन अब भाई पाना भी जरूरी है, ठीक है, इक्वलिटी लानी भी जरूरी है, ठीक है, इक्वलिटी जरूरी है। तो अब ये जो है कुछ इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे जो है इक्वलिटी को लाई जाए। इसके लिए जो मुख्य संकल्पनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक तो है आपका उदारवादी संकल्पना, या जिसे हम कहते हैं लिबरल कंसेप्ट। दूसरा है आपका मार्क्सवादी, ठीक है, ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत। और तीसरा है हमारा सोशलिस्ट कंसेप्ट, या जिसे हम कहते हैं समाजवादी संकल्पना।
अब देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है। उदारवाद क्या है? उदारवाद ही जब इकोनॉमिक टर्म में जाता है तो ये कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई एक तो कंपटीशन हो, ठीक है, प्रतिस्पर्धा हो, और सभी को अवसर दिए जाएं। ठीक है, तो एक तो सभी को क्या है, अपॉर्चुनिटी है प्लस कंपटीशन है। तो यहां से क्या होगा कि जो सबसे बेस्ट है वो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। और ये जो बेस्ट बढ़ेगा ये अपनी क्वालिटी के दम पर बढ़ेगा, ना कि रेस, कास्ट, सेक्स या प्रिविलेज के आधार पर। ठीक है, उन आधारों पर नहीं बढ़ेगा। अगर कहीं भी अवसर है, जैसे मान लीजिए अब यूपीएससी का एग्जाम है आपका, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम है भाई, एक पूरा पेपर है, मतलब प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। जो इसमें सबसे ज्यादा नंबर पाता है वो जो है सेलेक्ट होता है, जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते वो बाहर रह जाते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हाँ अवसर सभी को है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन पार किया हुआ है और 21 एज उसकी है, तो उस आधार पर वो क्या कर सकता है, यूपीएससी एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि भाई प्रतिस्पर्धा भी है, सभी को अवसर है, जो जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो जो है सिलेक्टेड होगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि लोग अपनी क्वालिटी के दम पर इक्वलिटी पा जाएंगे, बाकी ये जो प्रिविलेज है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है, ठीक है, ये क्या करती है, और इसके साथ ही साथ में ये कह रहा है कि लोगों को अवसर देने के लिए कि वो प्रतिस्पर्धा में जीत सकें, उसके लिए सभी को शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई जो अवसर मिलेगा तो वो अच्छी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यूपीएससी की एग्जाम ही है, आप लोग देखते हैं कि आईआईटी और आईआईएम के बच्चे जो है वो उसमें ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो अब जब एजुकेशन अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि वो टफ कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अगर मिले और उस आधार पर अगर प्रतिस्पर्धा रहे तो क्या होता है, आपका जो इक्वालिटी है वो आ जाएगी और जो इनइक्वालिटी है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि तब मेन फोकस किस चीज पर हो जाएगा, क्वालिटी पर। जिसके पास क्वालिटी है वो जो है प्रतिस्पर्धा पार करेंगे, जिसके पास क्वालिटी नहीं है वो प्रतिस्पर्धा पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्क्स के कंसेप्ट पर। मार्क्स क्या कहता है, अगर आप मार्क्सवाद को अच्छे से पढ़ें तो ये कहता है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है या निजी संपत्ति है, तो ये क्या करती है, यही क्या करती है, इक्वलिटी को कम करती है। जैसे मान लीजिए भाई, अगर किसी के घर में जो है वो 3-4 पीढ़ियों से लोग अर्न करके अपना 100, 200, 150 करोड़ या 500 करोड़ बना लिए हैं। ठीक है, तो जो अब भाई एक तरफ ये 500 करोड़ जैसे हम जो है मान लीजिए किसी को ले लेते हैं, और एक तरफ है जो है आपके ऐसे लोग जो अभी भी 924 रुपए, जो हमारा माना जाता है कि अगर 924 रुपए अगर कोई मासिक रूप से प्राप्त करता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ ये 924 रुपए, एक तरफ ये 500 करोड़ रुपए। तो इससे क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि इनकी जो, अगर इनके बीच में कोई भी कंपटीशन हुआ तो तैयारी से लेकर के और सिलेक्शन या जो है मतलब कंपटीशन तक इसको ज्यादा जो है सुविधाएं मिलेंगी, और ये जो 924 रुपए वाला परिवार है इनको कम सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि निजी संपत्ति ही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि तब क्या होगा कि सभी की जो स्थिति है समाज में वो क्या होगी, सभी की स्थिति क्या है समाज में, वो समान हो। तो ये कहता है कि भाई निजी संपत्ति समाप्त कर दीजिए, और क्या होना चाहिए, लोगों को कम्युनिटी राइट्स होने चाहिए। समाज पर जो है कम्युनिटी राइट्स होने चाहिए, समुदाय का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जो हमारी तीसरी संकल्पना है कि सोशलिस्ट विचार के द्वारा हम लोग कैसे जो है प्राप्त करें। तो इसमें देखिए जो है समाजवादी संकल्पना क्या कहती है,
समाजवादी संकल्पना कहती है कि भैया देखिए, अब ये चूंकि मतलब इंडिया का सोशलिस्ट सेगमेंट है, तो यहां पर दोनों ही चीजें रहेंगी। यहां ये कहा जाएगा कि भाई जो लोग प्रतिस्पर्धा द्वारा या कंपटीशन द्वारा अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो असमानता है उसे समाप्त कर सकते हैं, तो वो अपना प्रयास करें। जो लोग नहीं कर सकते, ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो वंचित वर्ग है, उसके लिए कौन करे? राज्य करे। तो इससे क्या होगा कि जो सक्षम है वो अपने समाज में आ जाएंगे ऐसे बराबर पे, और जो लोग अक्षम है उनको स्टेट पहुंचा देगा। तो इन दोनों ही चीजों से लाभ क्या होगा कि जो समाज में इक्वालिटी आ जाएगी। जैसे इसका उदाहरण आप लोग देखिए कि ड्यूरिंग कोविड के दौरान जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म या इन सब के द्वारा जॉब कर रहे थे, वो अपना सर्वाइवल देख रहे थे। जो लोग इसके स्थिति में नहीं थे, तो उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा राशन और जरूरी सुविधाएं या कई सारे योजनाएं उस समय चलाई गई थी। नरेगा का रोल बढ़ गया था। तो इनसे क्या हो रहा था कि जो अक्षम वर्ग है उसको सरकार सपोर्ट कर रही थी, जो स्वयं सक्षम है वो अपना सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे क्या है, समाज में इक्वलिटी आ जा रही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इक्वलिटी का अर्थ समझा कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। हमने उसके एलिमेंट्स देखे, ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके डायमेंशंस देखे, और हम लोगों ने देखा कि इसे कैसे जो है ऑब्टेन किया जाए या कैसे इसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा इक्वलिटी का टॉपिक था। आप एक चीज समझिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, ये सभी चीजें आपके मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी इवन इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि भाई विगत वर्षों के प्रश्न या 2017 का यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें किसमें, मतलब उस समाज में क्या होना चाहिए? विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव या विचारधारा का अभाव। ठीक है, one implication of having equality in a society is that is lack of privilege, lack of constraint, lack of competition, lack of ideology। अब हम लोगों ने देखा है 2 एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो। पहला तो यह है कि लैक ऑफ प्रिविलेज, और दूसरा क्या है, किसी समाज में समानता के कौन से तत्व हैं। समाज हम कैसे मान सकते हैं कि वो समाज जो है वो समानता वाला समाज है। ठीक है, एक तो है लैक ऑफ प्रिविलेज और दूसरा है हमारा क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये हमारी निगेटिव एलिमेंट थी और ये हमारा पॉजिटिव एलिमेंट है। यहां निगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि ये गलत है और ये सही है। यहां निगेटिव का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी भी चीज को कम किया जाए या समाप्त किया जाए, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब किसी चीज को बढ़ाया जाए। ठीक है भैया, निगेटिव का मतलब कम करना और पॉजिटिव का मतलब बढ़ाना। तो इस आधार में इसका मतलब दिया गया है। तो यहाँ पर भाई देखिए, सीधे जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ इक्वलिटी थी वहां से सीधे हमारा पता चल गया कि क्या है सही, विशेषाधिकारों का अभाव या देयर इज अ लैक ऑफ प्रिविलेज। तो किसी समाज में समानता होने का निहितार्थ क्या है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। ठीक है, वन इम्प्लीकेशन ऑफ हैविंग इक्वलिटी इन सोसाइटी इज दैट इज देयर इज अ लैक ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, जो कि देखिए आप डायरेक्ट प्रश्न यहां से आया हुआ है। तो ठीक है, इसी के साथ में अब हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। ठीक, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे इसके साथ में, जिसमें हम लोग राइट्स और जस्टिस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं कि इस क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या अगर आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो या जो है आप इन 2 नंबरों पर
संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन 2 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।